Hello everyone. In this session, we will study divergence. Yeah, it is a complete different topic from the basic price action. It is the first ever topic we are going to study, which is based on an indicator. Yes, the analysis, which includes the divergence, the study of divergence, it is based on an indicator. It is not completely based on the price action or some kind of a pattern. तो इस डाइवर्जेंस में हम केवल और केवल या सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट होकर के नहीं रहते हैं। हम इसमें और पैटर्न्स की तरह सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पे फोकस नहीं रहेंगे। हम इसमें एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिस इंडिकेटर का नाम है RSI। आप लोगों ने में से काफ़ी लोग इससे फैमिलियर भी रहे होंगे। इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर हमें प्राइस का ये एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो प्राइस की स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंडिकेशंस देता है। जैसे RSI की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 तक। तो जब भी RSI जनरली ऐसा माना जाता है कि बिलो 20 होता है तो प्राइस ओवरसोल्ड कहलाता है। या भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मार्केट है, प्राइस है या कोई भी कमोडिटी है, वट एवर द स्टॉक इज, अगर उसमें RSI का वैल्यू 20 के नीचे है या 30 के नीचे है, कुछ लोग 20 और 30 को बिलीव करते हैं, बहुत से 40 और 60 का भी बिलीव रखते हैं, बट जनरली एक ट्रेडिशनल वे में 20 या 30 के नीचे वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में कहलाता है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है एंड ड्यू टू द करेक्टिव मेजर प्राइस एक बाउंस ले सकता है। जैसे वी ऑल नो दैट कि एक वन वे मूव कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ना ही सेलिंग में ना ही बाइंग में। तो ऐसे ही जब सेलिंग हो रही होती है और RSI की वैल्यू 20 या 30 के नीचे आने लगती है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि प्राइस एक ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। सिमिलरली जब प्राइस 70 या 80 के ऊपर जाता है तो वो ओवर बाउट जोन में आ जाता है। ओवर बाउट जोन में आने का मतलब है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है एंड थोड़ा सा करेक्टिव डिप या थोड़ा सा करेक्शन या कंसोलिडेशन आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ओवर बाउट जोन में जाने के बाद प्राइस गिरे। हो सकता है प्राइस उसी सर्टेन वैल्यू पर सस्टेन करे, कंसोलिडेशन करे। उसके बाद मैं आपको चार्ट में इसके सारे एग्जांपल ऑब्वियसली दिखाऊंगा। तो वहाँ पर भी डाइवर्जेंसेस की पॉसिबिलिटी होती है। डाइवर्जेंस दोनों केसेस में देखा जाता है, एक बुलिश ट्रेंड में, एक बेयरिश ट्रेंड में। बुलिश ट्रेंड में हम डाइवर्जेंस को इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं, या डाइवर्जेंस जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो बुलिश ट्रेंड है अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पर ये ट्रेंड एक पॉज ज़रूर ले सकता है। भले ही ट्रेंड नेगेटिव ना हो बट पॉज ज़रूर ले सकता है और थोड़ा करेक्टिव मेजर आ सकता है, करेक्टिवली प्राइस नीचे आ सकता है। सिमिलरली जब हम बियरिश ट्रेंड में है, प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है, तो वहाँ पर अगर हमें डाइवर्जेंस मिलता है तो वहाँ पर हमें ये लगता है, हम ये कंसीडर करते हैं कि प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है और अब यहाँ से एक प्राइस बाउंस ले सकता है। हालांकि बाउंस ना भी ले बट और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, थोड़ा सा करेक्टिव मेजर आना ज़रूरी है। जनरली बाउंसेस आते हैं और जनरली डिप्स भी आते हैं, बुलिश और बियरिश या पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस में। तो ये हो गया बेसिक तरीका RSI को चेक करने का। जैसे मैंने आपको बताया, अब डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इन योर डिस्प्ले यू कैन सी, ये एक नीचे इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं तो आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, यहाँ टाइप करोगे RSI, तो सबसे पहला इंडिकेटर आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बाकी कुछ और बिल्कुल भी नहीं लगाना, इसमें सिर्फ ये लगाना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक इंडिकेटर आ जाएगा। अगर मैं वैल्यूज़ को शो कर दूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है RSI 40, 41 और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर इसको आप कंसीडर करके चलेंगे। अब देखिए RSI को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यू कैन सी ये RSI की एक लाइन है, ये ब्लैक कलर की, और ये जो येलो कलर का है ये जनरली कुछ नहीं, RSI पे इन लोगों ने एक मूविंग एवरेज लगाया है तो जिसकी ज़रूरत हमको है नहीं। RSI का मूविंग एवरेज मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सिंप्लिसिटी रहे समझने में। अब देखिए गौर से, ये एक डे टाइम का फ्रेम है, चार्ट है केयर रेटिंग का मेरे पास। अगर इसमें सारी एनालिसिस में छुपा दूँ और RSI को थोड़ा सा हाइड कर दूँ तो आप देख पाएंगे
कि ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये अपर बैंड है, ये अपर बैंड सेट है ऑलरेडी इसमें 70 पे, और ये लोअर बैंड है ऑलरेडी 30 पर सेट है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, आप चाहो तो 20 या 80 पे भी इस बैंड को एडजस्ट कर सकते हो। इस बैंड को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस इस आर एस आई की यहाँ सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इन इनपुट्स में आपको आर एस आई का लैन सोर्स एंड नीचे स्टाइल में जाकर के अपर बैंड, ये आर एस आई अपर बैंड 70 है, मिडिल बैंड 50 है, लोअर बैंड 30 है, इसको 30 से 20 या ऊपर वाले को 70 से 80 आप चेंज कर सकते हो। वेल फर्दर मेन पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आर एस आई, ये लाइन है अपर बैंड पे टच कर रही है 70 पे, यानी ये ओवरसोल्ड रीजन है। ओवरसोल्ड रीजन का मतलब प्राइस में देखिएगा, प्राइस आया, प्राइस यहाँ पे स्विंग में गया ओवरसोल्ड रीजन में, और यहाँ से प्राइस गिर गया, तो प्राइस यहाँ से गिर गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अगर हम नीचे देखें तो ये देखिए, ये नीचे आया 22 तक आ गया, प्राइस भी आया नीचे काफ़ी, यहाँ से फिर ऊपर उठ गया, तो यानी ओवरसोल्ड रीजन से बाउंस आया और ओवरबाउड रीजन से भी सेलिंग आ गई। तो कहने को तो आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बट क्या हमें इस पर डिपेंडेंट होना है? बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना, बिकॉज हम कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन के साथ भी केवल आरएसआई को यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप हमेशा देख रहे हो कि आरएसआई 70 की रेंज में, तो क्या हमें सेल करना चाहिए? कितना भी कैंडलस्टिक का पैटर्न बन जाए, कितना भी कुछ और बन जाए, आप बिना मल्टी कंफर्मेशन के सेल नहीं करोगे कि आरएसआई 70 में आ गया तो आई शुड गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन, और आरएसआई इज बिलो 20 और बिलो 30 तो आई शुड गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, लाइक मैं बाय कर लूँ या सेल कर दूँ। आरएसआई को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करिए, मेन मार्केट ट्रेंड के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, बिकॉज अर्लियर स्टेज में आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करोगे। एंड कभी भी केवल एक इंडिकेटर पे बेस्ड होकर के हम कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाइवर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सपोज ये देखिए, ये डे चार्ट है, अब मार्केट यहाँ पर था, आरएसआई नीचे था, ओवरसोल्ड एरिया में था, तो यहाँ बाउंस आया, बट इसका एक फंक्शन, एक स्पेसिफिक जो रीज़न है वो ये है कि मार्केट में यहाँ पर एक स्विंग लो था, मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो ये एक स्विंग लो है। फिर मार्केट ने दोबारा लो बनाया, दोबारा जो लो बनाया वो इस वाले लो से नीचे बनाया, तो इसको मैं कह सकता हूँ लोअर लो, इसको कह सकता हूँ हायर लो। सिमिलरली जब मार्केट ने यहाँ लो बनाया, तो इसके नीचे इस कर्सर पे आप फोकस रहिए, आरएसआई ने भी लो बनाया, आरएसआई ने लो जो बनाया उसकी वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पर वो वैल्यू दिख जाएगी जब मैं कर्सर यहाँ रखूंगा, तो ये 17.96, 19 पॉइंट, यस, ये 17.96 है इस वाली कैंडल में, और इस वाली कैंडल में 19.75, ठीक है, ये डे टाइम फ्रेम है, मोटा मोटी 17-19 के बीच में। एंड इस वाला, ये वाला जो स्विंग लो है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू क्या है? 23, यानी इस वाले लोअर स्विंग लो, यानी लोअर लो, ये हायर लो, ये लोअर लो में आरएसआई का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और इसका जो हायर लो है उसमें आरएसआई का वैल्यू कम है। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं, तो मैं अपनी जो रिमूव करी हुई ड्राइंग है उनको अनहाइड करता हूँ। देखिए, ये हायर लो है ना, ये लोअर लो है, ऐसे ही ये हायर लो है, ये लोअर लो है, यानी मार्केट ने लो बना, मार्केट ने जो नया लो बनाया वो और भी ज़्यादा लो बनाया, बट आरएसआई ने जब नया लो बनाया तो वो हायर लो बनाया, लोअर लो नहीं बनाया, तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया, स्ट्रेंथ जो है उसका सिंक्रोनाइजेशन मार्केट में प्राइस मूवमेंट के हिसाब से नहीं रहा, मूवमेंट में नीचे डाउनवर्ड है हमें शो हो रहा है, बट स्ट्रेंथ हमें शो कर रही है कि नहीं, दिस कुड बी अ फेक मोमेंटम और द सेलिंग माइट हैव डन, एंड यहाँ से एक नया मूव की पॉसिबिलिटी है। तो जब ये लो स्विंग लो होता है तो हम कंफर्मेशन लेते हैं दैट देयर इज अ डाइवर्जेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, बट ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आप डाइवर्जेंस को ढंग से फोकस करो तो रोज दिन में आपको इवन छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड मिल सकते हैं। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर टाइम फ्रेम्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल एंड ऑलवेज बेटर एंड गुड
तो हमें उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए। तो ये था डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस बिकॉज ऑब्वियसली जब ओवरसोल्ड रीजन में डाइवर्जेंस बन रहा है तो वहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो बुल केस हो गया, यानी बुलिश ट्रेंड में जाएगा। हो सकता है कि पूरी तरह बुलिश ट्रेंड में ना जाए, बट एक बुलिश मूव तो कहलाएगा जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये 400 रुपये की जो प्राइस की वैल्यू है, अब प्राइस का स्टॉक का प्राइस हो गया 481 और यहाँ पे था 400। लगभग लगभग 20% का मूव हमें इस डाइवर्जेंस ने दे दिया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 20% मूव इज वेरी वेरी गुड। आप 20% मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट 10% इजिली कर सकते हो, आधा तो कर ही सकते हो। तो अब यहाँ पर मल्टी कन्फर्मेशन कैसे लोगे? जब प्राइस यहाँ पे, आपको करना क्या है, ये तो बना बनाया चार्ट है। अगर कोई फ्रेश इंसान ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि यहाँ पे सपोज मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं करता हूँ रिप्ले। अब मैंने देखा RSI भी अभी बना नहीं है, गौर से देखिएगा। रिप्ले करते कहाँ से हैं? यहाँ से। यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, पॉज। देखो प्राइस यहाँ गिरा, RSI नीचे आया, अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं थी, बाद में करी। फिर ये मैंने देखा प्राइस यहाँ आया, अभी इस वाले सपोर्ट के पास है, अब इस वाले सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर जब यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ पे मुझे कुछ लगा कि अब कंसोलिडेशन कर रहा है, ये देखो एक बड़ी कैंडल है रेड, इसके अंदर सारी सारी कैंडल बन रही हैं। कोई भी कैंडल इस डेली कैंडल के ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ से जैसे मैंने और भी पैटर्न आपको तरीके बताए, कैंडल्स के पैटर्न देख सकते हो आप, प्राइस पैटर्न देख सकते हो। अब हो सकता है ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आवरली या 4 आवर के टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न बन रहा हो। मीट द प्रैक्टिस इसलिए मेरे को आइडिया लग गया। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न हो सकता है, फॉलिंग वेज हो सकती है, फ्लैग हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, प्राइस पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों भी हो सकते हैं। और वॉल्यूम के साथ भी आप उसे कंफर्म कर लोगे। एंड साथ ही साथ अब आपको एक नई चीज़ और पता चल गई कि RSI का डाइवर्जेंस। जब ये प्राइस यहाँ पर आया, इतना बन गया, इसके बाद तो आपको क्लियर हो गया ना कि यहाँ प्राइस ने तो लोअर लो मेंटेन करा, बट RSI स्ट्रेंथ को शो कर रहा था कि यहाँ लोअर लो है और RSI एक हायर लो बना रहा था। तो यहाँ से आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बस एक कैंडल से की कंफर्मेशन का वेट करोगे, अपने आप डाइवर्जेंस मिल जाएगा। दूसरी चीज़ और हो सकता है यहाँ पे कोई ऑलरेडी पुराना सपोर्ट हो, तो उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। अब जनरली जो फेक आउट होते हैं, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होते हैं, उसमें हम ट्रैप कैसे होते हैं, हम उसमें सिली ट्रैप होते हैं। इससे उसका सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोज आपने भी सेलिंग कर दी, कोई बात नहीं। अब जब तक ऊपर नहीं आता तब तक स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा। आपने जब सेल कर दिया तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन। फिर आप यहाँ देखो कि डाइवर्जेंस प्रोड्यूस होने लगा, तो जनरली आपको ही पता चल जाएगा कि दिस कुड बी अ फेक ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। अब मैं अगर इसे प्ले करता हूँ, सी 3 वाइट सोल्जर्स अच्छा खासा है। कंप्लीटली 3 वाइट सोल्जर नहीं कहूँगा, बट ये इस कैंडल के साथ ये जो कैंडल है ये बुलिश पियर्सिंग है, बिकॉज और वॉल्यूम बहुत अच्छा है। भले यहाँ पे शेडो है, बट इसके 70 मोर देन 70% बॉडी कवर भी कर ली और क्लोज भी हो गई, प्लस वॉल्यूम बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी सी शेडो है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे का मूव बहुत अच्छा है, तीसरा मूव और भी अच्छा है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा कंसोलिडेशन है। एंड उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये जो हैमर है इसके इनसाइड इनसाइड बना है, इनसाइड बार बनने की कोशिश करी गई है। फिर यहाँ पे एक हैमर, ये दोजी, इसे कहते हैं साइडवेज कंसोलिडेशन। इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, कंटिन्यूशन होने के। तो कंटिन्यूशन तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डाइवर्जेंस है, तो ये तो हमें क्लियर पता चल गया। अब हम इसमें बाई का ही सोचेंगे। रही बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस इस केसेस में हमें रखना होता है कि जिस कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया है उसके लो का हमें स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। ये केस हो गया बुलिश डाइवर्जेंस का। ये डेली चार्ट है, आप इसे आर्ली में, वीकली, जनरली आर्ली चार्ट के डाइवर्जेंस ज़्यादा अच्छे रहते हैं,
15 मिनट के ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते, डेली, आवरली, या फिर 75 मिनट के स्विंग हाई स्विंग लो आप देख सकते हो, अगर आपका ब्रोकर 75 मिनट का टाइम फ्रेम अलाउ करता है। एंड उसके बाद आप वीकली और मंथली के डाइवर्जेंस बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आई विल शो यू सम अदर एग्जांपल्स, जैसे अभी ये बुल केस का डाइवर्जेंस था। अब बेयर केस के डाइवर्जेंस में अगर हम चलें तो, अच्छा इसको मुझे पहले पूरा प्ले होने करना करना होगा। ठीक है, तो अभी मुझे बियर केस का डाइवर्जेंस देखना है। अब यहाँ पे मेरे पास चार्ट में इजीली मिल जाएगा। ये डेली चार्ट है, अगर मैं वीकली चार्ट में जाऊँ तो ये देखिए, वीकली चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये एक स्विंग लो है 2015 का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो क्लोजिंग वैल्यू पे एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा रेजिस्टेंस के लिए, है ना, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ा स्विंग हाई है पिछला। और एक ये, अब जब मैं प्राइस मेरा यहाँ पे आ गया तो मैं क्या सोचूंगा कि प्राइस हो सकता है रेजिस्टेंस तक जाए, एक बार फिर लौटे। वो कोशिश करके गया, कंसोलिडेशन करा उसने। उसने एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन पावर। आप लोग भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, सिंपल। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आपको मालूम है टारगेट ये है, रेजिस्टेंस इसके बाद ऊपर निकलेगा तो खरीदेंगे। अब ये एक स्विंग आई है, तो इसको थोड़ा सा भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया हाइड। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको एक हाई। उसके बाद ये दूसरा स्विंग हाई है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। ठीक है, ये लोअर हाई है, ये हायर हाई है। तो ये इन दोनों को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ब्लैक कलर से मार्क कर देते हैं। आई थिंक नहीं, ब्लैक वोंट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज आरएसआई का इंडिकेटर का कलर भी ब्लैक है। इसको मैं ऐसे ग्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पे जो स्विंग हाई है, वो स्विंग हाई यहाँ पे कितना है आरएसआई का, 76 ओवर बाउट जोन में है। तो यानी यहाँ से सेलिंग की पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, दूसरा स्विंग हाई ये है, फिर आरएसआई का हाई कितना है, ये 76। हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क तो हो रहा है, 76.97 एंड दिस इज 76.22। देखो माइनर से डाइवर्जेंस तो है, आई वुड कंसिडर इट। कहने कोई माइनर से डाइवर्जेंस है, बट अगर आप गौर से इसे ऑब्जर्व करोगे तो डाइवर्जेंस तो है ही है। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये छोटा सा डाइवर्जेंस है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस है मेरे पास। ये सारे के सारे हायर हाई बन रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट क्या आरएसआई ऊपर जा रहा है यहाँ से? ये कितना तेज डाइवर्जेंस है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। ये देखो प्राइस एकदम हवा में और ऐसे एकदम कंटिन्यू डाउन जा रहा है। तो ये ओवर स्ट्रेचेबिलिटी थी, उसने करी। उसके बाद प्राइस यहाँ से जब डाइवर्जेंस फेस कर लिया तो कितना स्ट्रॉन्ग है, देखो जितना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से जब प्राइस ने गिरना स्टार्ट करा 1816 से, प्राइस गिरते गिरते सीधे 1085, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% स्टॉक करेक्ट हो गया। फिर एक बाउंस लिया, फिर यहाँ पर आ गया 80, मतलब 65% टू 60% स्टॉक करेक्ट हो गया। इसे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी सेल के टाइम पे जो हम डाइवर्जेंस देते हैं। डाइवर्जेंस में एक क्राइटेरिया और होता है कंफर्मेशन का, जिसमें हम एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं कभी कभी, एमएसडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये जैश का चार्ट है एंड यू कैन सी, अगर
इसमें होता क्या है कि आरएसआई में तो डाइवर्जेंस है ही है, बट अगर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी एमएसईडी ने भी अगर डाइवर्जेंस शो कर दिया उसके साथ साथ, तो फिर आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। एमएसईडी के साथ मिलाने के बाद कहते हैं ना, एक तरीके से मैक्सिमम कंफर्मेशन। अब अगर ये है मेरे पास चार्ट और मैं देखूं, ये एक स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई है, ये ट्रेंड लाइन कितनी परफेक्ट सी है, एकदम परफेक्ट सी चल रही है। और आई थिंक ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये और भी आगे तक परफेक्ट जाएगी। गई भैया गई। काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन थी। दैट्स वेरी गुड। चलिए खैर, इसको मैं कवर चेंज कर देता हूँ एंड लेट अस थिंक। अब यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को इस वाले स्विंग लाइन से देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। खैर वो तो ट्रेंड लाइन है इसलिए रेजिस्टेंस ले लिया, मैं मानता हूँ। अब ये देखिए, ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया प्लस आरएसआई की वैल्यू कहाँ पर थी, 83 थी, तो गिरना तो था ही था। ऊपर से टेबल कंफर्मेशन भी आ गया। अब ये देखिए, आरएसआई ने हाई बनाया, इसने हाई बनाया, आरएसआई ने लो बनाया। यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू कितनी है, 79.59, और यहाँ पर 77, और यहाँ पर कितनी है, 76। तो 76 और 79 में 3 पॉइंट का आरएसआई में डिफरेंस है, और यहाँ पर ये है स्टॉक वैल्यू 173 और ये है 201। तो डाइवर्जेंस था इसलिए ये गिरा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी। एक और डाइवर्जेंस है, अगर आप इसको देखो तो एक ये वाला डाइवर्जेंस भी है। इसको मैं पिंक कलर कर देता हूँ। ये भी डाइवर्जेंस है, और ये और भी अच्छा डाइवर्जेंस है। ये स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। देखा, प्राइस था 198, प्राइस गया 210। प्राइस में मतलब गैप है 10-12 रुपए का, बट आरएसआई में कितना गैप है, यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू 78, 76, और यहाँ पे जो आरएसआई की वैल्यू है वो है 66। पूरे 10 पॉइंट का गैप है। तो जितना ज़्यादा आरएसआई और उसका सिंक्रोनाइजेशन जितना ज़्यादा गड़बड़ होगा, यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आरएसआई में थोड़ा डिफरेंस है प्राइस में कम, आरएसआई में भी ज़्यादा डिफरेंस हो, प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस हो, तो 208 रुपये से लेकर कितना आ गया, 133 तक आ गया। तो डाइवर्जेंस भी मिल गया। अब साथ ही साथ एमएसईडी में भी डाइवर्जेंस है। एमएसईडी का जो ब्लू लाइन है या रेड लाइन जो भी होती है, ये इन दोनों में से कोई सी भी लाइन ऊपर हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसमें भी डाइवर्जेंस है, इसमें भी डाइवर्जेंस है, और इसमें अलग जा रहा है, मतलब दोनों इंडिकेटर में एक ही जैसी चीज़ होनी चाहिए। हायर हाई, हायर लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, बट प्राइस अलग होना चाहिए। दोनों ही इंडिकेटर प्राइस के अपोजिट होने चाहिए, प्लस आपस में एक जैसे होने चाहिए। जैसे आरएसआई नीचे जा रहा है, एमएसडी भी नीचे जा रहा है, बट प्राइस ऊपर जा रहा है, नया हाई बना रहा है। तो इस तरह से होता है इसमें एमएसडी के साथ कॉम्बिनेशन। सिमिलरली बुल केस भी देख सकते हैं। बुल केस में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको। कभी कभी ओवरसोल्ड जोन भी हमें देखना चाहिए, जैसे एम सी डी है एकदम, ये जीरो लाइन से कितना नीचे है। आर एस आई देखो यहाँ पर आप कितना है, आर एस आई लिटरली 24 है, 24, तो काफ़ी कम आर एस आई है। तो ये था डाइवर्जेंस जनरली जिसे हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। मल्टी कंफर्मेशन के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हो चैनल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम यूट्यूब पर जाएं तो मैंने और भी वीडियोस वगैरह। ये है,
ये लास्ट वीडियो था कप एंड हैंडल पैटर्न का, ये फिबोनाची एक्सटेंशन का, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, डबल टॉप, जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपको लर्न ट्रेडिंग या ट्रेडिंग सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, आपको किसी को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रुप, चैनल, कम्युनिटी और वट एवर, लाइक कुछ भी नहीं। बस आपको क्या खर्च करना है, आपको अपना टाइम खर्च करना है थोड़ा सा, और अपने नोट्स बनाने हैं। एंड एक्स्ट्रा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत बस आप अपने चार्ट्स में कर सकते हो। चैप्टर 1 से आप सारी चीज़ देखना स्टार्ट कर दो। ये हो, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कैंडल स्टिक किस तरह की होती है, और किस कैंडल स्टिक का क्या मतलब होता है। उसके बाद वही कैंडल स्टिक हम चार्ट पे कैसे ढूंढते हैं, और कैसे उनका समझते हैं कि चार्ट पे वो कहाँ बन सकती हैं, और कैसे उनकी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा प्रैक्टिकल। उसके बाद ये ट्रेंड लाइंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के बाद उसे अलग अलग मैंने एग्जाम्पल्स में समझाया कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्राइटेरिया। इसमें डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबकी बात करी है। यहाँ पे टाइम फ्रेम की एनालिसिस है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, और कैसे उनका सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइम फ्रेम का इफेक्ट कैसा होता है। यहाँ पर ये 5 इंडस्ट्रीज का मैंने एक छोटा सा वीडियो शेयर करा था। जनरली जब मैंने शेयर करा था तो इसमें करेक्शन चल रहा था सितंबर में, 2 महीने पहले, एंड ये 1300 समथिंग पे था। उसके बाद ये 2000 तक गया। मैंने शेयर भी करा था टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप इज़ नॉट पेड, इट इज़ फ्री। मैं जनरली वहाँ पे कुछ आइडियाज़ होते हैं तो शेयर कर देता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ये भी टाइम फ्रेम एनालिसिस थी। ये जनरली कुछ एनालिसिस आप इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कुछ लोगों को इंट्राडे करने का मन करता है, या कुछ लोगों को स्विंग, तो इंट्राडे कैसे कर सकते हो आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प पे। तो बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की हेल्प पे जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, वहाँ पर आप उन्हीं की बेसिस पर आप इंट्राडे ट्रेड्स भी ले सकते हो। इसके बाद यहाँ से मेरी पैटर्न की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ब्रॉडनिंग पैटर्न, चैनल पैटर्न्स, एंड राइजिंग एंड फॉलिंग वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा निफ्टी का। आपको बहुत ही ज़्यादा डीप एकदम आपको आइडिया लगेगा कि वाई निफ्टी फॉल, या उसमें पैटर्न कैसे कैसे बने थे। अगर आप ये समझ जाओगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद ये पोलैंड फ्लैग है, जनरल पैटर्न होता है। And yeah, you can just must join this channel and like, share, subscribe, so that everyone can get the free help, because generally uh, मैं ये चाहूँगा कि जहाँ एजुकेशन शुड बी फ्री, तो आप सब लोग फ्री में उससे सीखो। यहाँ पोलैंड फ्लैग पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी में ही बना था लास्ट ईयर, तभी उसका इफेक्ट था, काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई। उसके बाद ये सेक्टोरियल एनालिसिस, मेटल, पीएसयू बैंक, डॉलर इंडेक्स। पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दी। उसके बाद ये डबल टॉप पैटर्न, फिबोनाची ट्रेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं जनरली इन्हें रोज़ यूज़ करता हूँ, हर एनालिसिस में यूज़ करता ही करता हूँ। एंड डबल टॉप, डबल बॉटम हमें मिलते रहते हैं। डबल बॉटम एक तरीके से, जैसे ये इसमें भी मैंने आपको दिखाया काफ़ी सारे, ये सब डबल बॉटम का पार्ट होते हैं, अगर हम बात करें तो। एंड उसके बाद एक अप एंड हैंडल पैटर्न है। तो बाकी और फर्दर अभी इसमें आगे वुल वेव, इलियट वेव, इस तरह की कुछ पैटर्न्स, कुछ और ट्रेडिंग सीरीज हैं जो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। एंड उसके बाद डेली रिव्यू आई विल ट्राई टू कंटिन्यू। सो फॉर दैट वी विल meet in the see you in the next video, and you should practice this.